CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप ITR 2 ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप असेसमेंट ईयर 23-24 चूज़ करेंगे। यहाँ पे मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन चूज़ करेंगे और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। दोस्तों, यदि आपने पहले ही स्टार्ट कर दिया ITR फाइलिंग तो आप रिज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप पर्सन का टाइप सेलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर अदर, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं यदि आप इंडिविजुअल है। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ITR 2 फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ITR 2 है इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए जिनकी कोई इनकम नहीं है बिजनेस एंड प्रोफेशन से, जैसे कि आपकी सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, कैपिटल गेन से इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। लेकिन यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम है तो आप या तो ITR 4 फाइल करेंगे या ITR 3 फाइल करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद दोस्तों आपको लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको बताना है कि आप ITR क्यों फाइल कर रहे हैं। आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि 2,50,000 से ज़्यादा है, यदि इंडिविजुअल की एज लेस देन 60 ईयर्स है, या फिर आप 7th प्रोविजो जो है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 की उसके अंतर्गत कवर्ड हैं, जैसे कि आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया है एक या फिर एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा, या फिर आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए अपने या फिर किसी और व्यक्ति के लिए 2 लाख रुपये से ज़्यादा का, या फिर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 1 लाख से ज़्यादा हो रहा है, या फिर जो और रीज़न दोस्तों हैं। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जो कि आपके यहाँ पे राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे लिंक दिया गया है, उसे आप रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी इनकम टैक्सेबल इनकम जो है वो ज़्यादा है एग्जम्पशन लिमिट से, तो यहाँ कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं जो कि आपके लिए एप्लीकेबल हैं, जैसे कि जनरल इन्फॉर्मेशन का है। उसके बाद इनकम यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है। तो यहाँ पे जो शेड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी आप एंटर करना चाहते हैं तो टिक कर लीजिए। कैपिटल गेन की इन्फॉर्मेशन आप एंटर करना चाहते हैं, आपका सिक्योरिटी अपने सेल की है म्यूचुअल फंड 112A के अंतर्गत, तो यहाँ पे जो भी शेड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट का या फिर कोई और शेड्यूल, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि एग्जम्प्ट इनकम का शेड्यूल भी आपके लिए एप्लीकेबल है यदि मान लीजिए आपकी एग्रीकल्चर इनकम है जो आप शो करना चाहते हैं। इसी प्रकार जो डिडक्शंस का शेड्यूल्स हैं जो आप क्लेम करना चाहते हैं, यदि आप ओल्ड स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप ये यहाँ पे शेड्यूल टिक कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स के शेड्यूल हैं, उसके बाद अदर्स के, तो आप अकॉर्डिंगली जो आपके लिए एप्लीकेबल है शेड्यूल वो यहाँ टिक कर लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे प्रेस कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आप जो भी शेड्यूल सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन आगे इनेबल की जाएगी, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन डिसेबल की जाएगी। तो आप बाद में भी इन शेड्यूल को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। जैसे कि क्या आप नई स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं 115 BAC के अंतर्गत, या फिर पुरानी स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए पुरानी स्कीम आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। यदि आप नई स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आप नई टैक्स रेजीम यदि ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आप जो डिडक्शंस और एग्जम्पशन को क्लेम नहीं कर सकते हैं स्पेसिफाइड है, जैसे कि LIC की जो आप प्रीमियम पे करते हैं, या फिर जो PPF में आपने इन्वेस्टमेंट की है जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी वो नहीं क्लेम कर सकते नई स्कीम में। तो आप यदि ओल्ड स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो करेंगे और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। दोस्तों, यदि आपकी सैलरी से भी इनकम है और सैलरी में एग्जम्पशंस आपकी हैं तो उस केस में आप इन क्वेश्चन के जवाब देंगे कि क्या आपने जो एक्सपेंडिचर इनकर किया है ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र मेंटेनेंस उसके लिए आपको एग्जम्पशंस है, तो आप यहाँ यस करके उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसी प्रकार जो चिल्ड्रन अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, या फिर लीव ट्रैवल अलाउंस आपको मिला है, यदि वो एग्जम्प्ट है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे। दोस्तों, जो डिडक्शंस आप क्लेम करना चाहते हो क्योंकि आपने पुरानी स्कीम ऑप्ट की है, तो जैसे कि आपने LIC PPF एक्स्ट्रा की जो इन्वेस्टमेंट की है, जो आपने प्रीमियम पे किया है LIC का, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेक्शन 80C को रेफ़र करना है। इसी प्रकार यदि आपने जो गवर्नमेंट स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया है पेंशन स्कीम में, तो आपको 80CC D के अकॉर्डिंग जो है वो फिल करना है।
इसी प्रकार यदि आप कोई और जो डिडक्शन है क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि मेडिक्लेम की, तो शेड्यूल 80D आपको फिल करना होता है। तो इसके बेस पे आपके शेड्यूल ओपन किए जाएंगे। जैसे कि डोनेशन का शेड्यूल 80G के अंतर्गत आपने कोई डोनेशन की है तो आप यहाँ पे जो है इन क्वेश्चन के जवाब यस में देंगे। इसी प्रकार यदि आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम हुई है तो आपको मैक्सिमम जो है डिडक्शन मिलती है 10,000 रुपीज़ तक की, तो शेड्यूल 80TT आपको फिल करना है। तो इस प्रकार आप ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जवाब देंगे और उसके बाद कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। दोस्तों उसके बाद जो प्री फील्ड रिटर्न है वो आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है उसके बेस पे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन पे की जो टैब है इस पर क्लिक करना है और इसे चेक करना है। दोस्तों यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आएगा। इसी इन्फॉर्मेशन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि आप ये चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में आपको पैन करेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा, उसमें करेक्शन करेंगे तो ही ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपडेट होती है। तो सेकंड जो है वो कॉन्टैक्ट की डिटेल है, इसे आप एडिट कर पाएंगे। यहाँ पे जो एरो दिया गया है इसे आपको प्रेस करना है कॉन्टैक्ट के सामने। यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो आ जाएगा। यदि आप इसे एडिट करना चाहते हैं जिसके मोबाइल नंबर, ईमेल, टेक्स्ट हो, तो यहाँ पे एडिट पे प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद अगली है फाइलिंग स्टेटस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं ड्यू डेट से पहले तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, यदि ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139 सब सेक्शन 4, यदि आप रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी फाइल कर दी थी तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 5, या फिर आपकी ड्यू डेट भी ओवर हो गई है, बिलेटेड रिटर्न की डेट भी ओवर हो गई है, उसके बाद आपने डिले के लिए कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन लगाई थी इनकम टैक्स के पास, तो वहाँ से अप्रूवल मिल गई है तो सेक्शन 1192B आप चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 यहाँ पे चूज़ करेंगे। दोस्तों उसके बाद आपने जो नई स्कीम ऑप्ट की है या फिर नहीं वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी। पहले ही आपने क्वेश्चन में इसका जवाब दे दिया है या फिर आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि क्या आप रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या फिर बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहाँ पे आप रेजिडेंट है तो आप 182 डेज़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया में रहे हैं, या फिर जो भी आपका एप्लीकेबल यहाँ पे स्टेटस है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति पहले नॉन रेजिडेंट था फिर रेजिडेंट बन जाता है तो जो उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम है फॉरेन एक्सचेंज एसेट से वो कैसे ट्रीट होगी एज पर सेक्शन 115H के उसका बेनिफिट लेना चाहता है तो यहाँ पे चूज़ कर सकता है। इसी प्रकार यदि पोर्टुगीज सिविल कोड के सेक्शन 5A के अकॉर्डिंग आप बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि इस केस में इनकम की पोर्शन होती है बिटवीन स्पाउसेस पोर्टुगीज सिविल कोड एक्ट के अंतर्गत, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और यदि आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पे यस चूज़ करेंगे, अदरवाइज नो चूज़ करेंगे। दोस्तों यदि आप रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के तौर पर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी कि किसी और व्यक्ति के ऑथराइज़ किया हुआ है रिटर्न फाइल करने के लिए, जैसे कि माइनर के केस में गार्डियन होता है, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैपेसिटी है लीगल हेयर, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसके बाद उसका लीगल हेयर ITR फाइल करता है, तो आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी फाइल कर रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ नो चूज़ करेंगे। यदि आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में तो यहाँ पे यस चूज़ करेंगे। तो उस केस में आपको कंपनी की डिटेल, टाइप ऑफ द कंपनी, डोमेस्टिक है, फॉरेन है, पैन कंपनी का देना होगा, क्या कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, डी नंबर भी बताना होगा। तो आप यहाँ पे यस अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है किसी भी टाइम में ड्यूरिंग द ईयर, भले ही वो आपने सेल नहीं किए हैं, तो आप यहाँ पे यस चूज़ करेंगे, उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यदि आप ये ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आपको बताना होगा कि आपके पास किस कंपनी के शेयर हैं, उसका टाइप क्या है, पैन क्या है, ओपनिंग बैलेंस कितना था शेयर्स का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने शेयर एक्वायर किए हैं और ट्रांसफ़र किए हैं, तो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। दोस्तों उसके बाद आप ये डिटेल यहाँ पे सेव कर देंगे। नेक्स्ट टैब आपको बैंक डिटेल एंटर करनी है, यहाँ पे प्रेस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो आपके ऑलरेडी बैंक हैं वैलिडेट किए हुए लास्ट ईयर की ITR से यहाँ पे आ गई हैं, जिस बैंक को आप नॉमिनेट करना चाहते हैं रिफंड के लिए, उसके लिए आप ऐसे यहाँ पे ऑन कर देंगे कि आप चाहते हैं कि इसमें आपका रिफ़ंड आए, अदरवाइज़ आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। यदि आप एडिशनल बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड अनदर करके बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो कम से कम आपको एक बैंक अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है रिफ़ंड के लिए। यदि आपने मल्टीपल बैंक अकाउंट सेलेक्ट किए हुए हैं तो उस केस में CPC यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा कि किस बैंक में आपका रिफ़ंड दिया जाएगा। तो आपको अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना भी ज़रूरी है यहाँ पे ऐड करने के बाद।
यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। इस प्रकार दोस्तों पहले जनरल इन्फॉर्मेशन का शेड्यूल आपका जो है फिल हो गया। यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक आ गया यानी कि कंफर्म हो गया। अब आप दूसरा शेड्यूल फिल करेंगे जैसे कि शेड्यूल सैलरी का या फिर कैपिटल गेन का, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों आप अपनी कंप्यूटेशन बना लीजिए, भले ही आप एक्सेल में बनाएं या फिर अपने रफ पेपर पे बनाएं कि आपकी जो इनकम है वो कहाँ किन सोर्सेज से है और जो आपका टैक्स है वो कैसे बन रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इनकम टैक्स की कंपटीशन कर ली है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। हम ओल्ड स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं यानी कि जो डिडक्शंस है, जो एग्जम्पशन है ओल्ड स्कीम के अंतर्गत वो क्लेम कर रहे हैं। जैसे कि सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन है, हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शंस है, इंटरेस्ट जो होम लोन पे लिया हुआ है उसकी, क्योंकि ITR 2 बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए फ़ाइल नहीं की जा सकती तो आपको ये इनकम नहीं लेनी है। इसके अलावा कैपिटल गेन से हमारे जैसे कि शेयर से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की इनकम है। पुराने साल का लॉस जो है वो हम सेट ऑफ करना चाहते हैं जो कि हमने रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हमारी इनकम है और हम डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं जैसे कि LIC प्रीमियम, ट्यूशन फीस, PPF, मेडिक्लेम, तो हमारी नेट इनकम आ गई है। अब हम इसे दोस्तों फिल करेंगे जो ऑनलाइन ITR 2 फॉर्म है। दोस्तों यहाँ पे हम शेड्यूल सैलरी पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रोथ सैलरी एंटर करनी है तो यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, टैन नंबर, एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, टाउन, सिटी, स्टेट जो है वो सब यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, पिन कोड, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ताकि आप ये डिटेल जो है यहाँ पे एंटर कर पाएँ। दोस्तों आप अपने फ़ोन नंबर 16 यानी कि जो सैलरी का TDS सर्टिफिकेट है जो कि एम्प्लॉयर ने दिया है उसके अकॉर्डिंग ये डिटेल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और वेरीफाई कर लीजिए कि ये डिटेल वहाँ से मैच करती हों। जैसे कि परक्यूजिस की वैल्यू, अकोमोडेशन, कार वगैरह या स्वीपर जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसका अमाउंट आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये फ़ोन नंबर 16 में डिटेल दी होती है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो आप वहाँ से इसे मैच कर लीजिए। AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से भी आप मैच कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है। दोस्तों इस प्रकार से आपका जो सैलरी का शेड्यूल है वो आ जाएगा। यहाँ पे यदि आपकी कोई अलावेंसेस हैं तो आप ये ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं यदि कोई अलावेंस एग्जम्प्ट है आपकी सैलरी से। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो ऑटोमेटिकली आ गई है क्योंकि आपने ओल्ड स्कीम ऑप्ट की हुई है। तो यहाँ पे जो नेट इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी वो आ गई है, यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे। दोस्तों हमारा जो सैलरी का शेड्यूल है वो फिल हो गया। अब हमें हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल भी फिल करना है लेकिन वो शेड्यूल हमने सिलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आपको नीचे जाना है, यहाँ पे ऐड मोर शेड्यूल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप इनकम की जो टैब है वो क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी जो AC आपको टिक करना है और नीचे जाके आपको कंटिन्यू पे प्रेस करना है। तो दोस्तों इस प्रकार जो शेड्यूल है हाउस प्रॉपर्टी का वो आ गया है। अब आपको यहाँ पे प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपको ऐड डिटेल पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस है, टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, रीजन, पिन कोड जो है वो सिलेक्ट करेंगे। क्या आप प्रॉपर्टी के ओनर हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा ओनर के पास है तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे उनका जो शेयर है वो यहाँ पे देना होता है। तो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जैसे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम्ड लेट आउट, तो यहाँ पे लेट आउट प्रॉपर्टी है हमारी। तो उस केस में आपको टेनेंट का नेम देना ज़रूरी है, पैन नंबर ऑफ द टेनेंट मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे आप ये डिटेल एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो ग्रोस रेंट रिसीव किया है वो यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पूरे साल में जो रेंट रिसीव किया है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। और यदि आपने कोई म्यूनसिपल टैक्स पे किया है तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे जो ओनर ने पे किया है। इसके अलावा यदि आपने होम लोन लिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट बोरो किया हुआ है तो वो आप डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे। तो उसके बाद जो नेट इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से यहाँ पे आ जाएगी, आपको ऐड पे प्रेस करना है। यहाँ पे दोस्तों आप ये डिटेल जो वो एडिट कर सकते हैं बाद में भी। तो यहाँ पे आप यदि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर का ऑप्शन है, उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। दोस्तों उसके बाद आप शेड्यूल कैपिटल गेन को फिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके जो इक्विटी शेयर जो कि सेक्शन 112A के अंतर्गत कवर्ड होते हैं उनके ऊपर आपका गेन है तो आपको शेड्यूल 1112A जो है वो फिल करना है। तो यहाँ पे सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन ए कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिस पे के सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया गया है वो 112A के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आप CSV टेम्पलेट को डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे डिटेल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने शेयर बिफोर 31 जनवरी 2018 एक्वायर किए थे वो सेल किए हैं या फिर आफ्टर 31 जनवरी 2018 एक्वायर करके सेल किए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करना होता है। तो हमारे आफ्टर 31 जनवरी 2018 है।
जिस केस में कि आपको ISIN कोड एंटर करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि बिफोर 2018 है तो आपको ISIN कोड एंटर करने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे आप कंसोलिडेटेड डिटेल फिल कर सकते हैं। यदि आफ्टर 31 जनवरी 2018 आपने जो है शेयर एक्वायर किए थे और वो सेल किए हैं, तो यहाँ पे आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो शेयर्स की एंटर करेंगे और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। यदि आपने एक्सपेंडिचर किया है शेयर से रिलेटेड तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐड करेंगे। दोस्तों इस प्रकार से डिटेल शेड्यूल में आ जाएगी। यहाँ पे आप टिक करके बाद में से एडिट भी कर सकते हैं। तो यदि आपने बिफोर 31 जनवरी 2018 एक्वायर किए हैं तो उस केस में आपको फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन 31 जनवरी 2018 भी एंटर करनी होती है। तो आप अकॉर्डिंगली शेड्यूल जो है वो एंटर कर लेंगे। यहाँ पे आप ऐड मोर करके और शेयर या यूनिट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे डिटेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और सेल ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का जो शेड्यूल 112A है वो कंफर्म हो चुका है। इसके बाद आपको शेड्यूल कैपिटल गेन फिल करना है, तो यहाँ पे प्रेस करना है। दोस्तों यहाँ पे हमने इक्विटी शेयर सेल किए हैं जिसपे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, सेक्शन 111A के अंतर्गत आते हैं। तो हमने यहाँ पे टिक कर लिया है। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पे दोस्तों जो एरो दिया गया है इक्विटी शेयर के सामने, इससे आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऐड डिटेल पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे सेक्शन 111A के अंतर्गत हमारे इक्विटी शेयर्स आते हैं। तो यहाँ पे आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो अपने शेयर सेल किए हैं वो यहाँ पे आपको एंटर करनी है और उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है यहाँ पे एंटर करेंगे आप। तो यदि आपने एक्सपेंडिचर को इनकर किया है इनके लिए तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो हमारा ऑलरेडी हमने शेड्यूल फिल कर दिया था सेक्शन 111A का, तो यहाँ पे आ गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे जाना है और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में एंटर करनी है कि कैपिटल गेन आपको हुए हैं तो ये किस डेट वाइज यहाँ पे हुए हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है वो बनती है। तो यहाँ पे सेक्शन 111A के अंतर्गत हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन हुए हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। लेकिन आपको यहाँ पे इंश्योर करना है कि जो ब्रॉडफोर्ड बिजनेस लॉस है उसको एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। तो यदि आपका कोई लॉस है तो आप पहले उसे एंटर करेंगे, उसके बाद नेट फिगर यहाँ पे एंटर करेंगे। दोस्तों हमारा लास्ट ईयर का लॉस था शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो उसके लिए आपको शेड्यूल जो है पहले CFL जो फिल कर लेना है, यानी कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। तो यदि आपने शेड्यूल आपका नहीं आ रहा है तो नीचे जाके आप पहले ऐड मोर शेड्यूल में जाके ये शेड्यूल ऐड कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना है। तो उसके बाद दोस्तों जिस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड आपका लॉस है, मान लीजिए हमारा 22-23 से रिलेटेड है, यहाँ रेडियो बटन के सामने क्लिक करेंगे, उसके ऊपर बाद आप एडिट पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपने जो रिटर्न फाइल की है उसकी डिटेल आपसे यहाँ पे मांगी जाएगी कि आपने लास्ट एक रिटर्न जिसका कि आप लॉस यहाँ पे क्लेम करना चाहते हैं वो कब फाइल की थी और उसमें जो नेचर ऑफ लॉस है वो क्या था। तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका टेबल आ जाएगा। यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है कंप्यूट सेटअप का बटन दिया गया है, इसे आपको प्रेस करना है। तो आपका जो शेड्यूल CFL वो कंफर्म हो गया है। तो आप यहाँ पे BFL यानी कि ब्रॉडफोर्ड लॉसेस को देख सकते हैं जो कि करंट ईयर में सेटअप हो गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं शेड्यूल BFL में हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था उससे हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है लास्ट ईयर का वो सेटअप होकर जो नेट इनकम है वो यहाँ पे आ गई है और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% वो यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों आपको ये जो डिटेल है इसके लिए कैपिटल गेन के शेड्यूल में कि किस डेट को एक्रू हुआ है वो एंटर करनी है। तो आप यहाँ पे कंप्यूटर सेटअप भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वार्निंग मैसेज आ गया कि आपको क्वार्टरली ब्रेकअप देना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, जो कि यहाँ पे वैल्यू आई है शेड्यूल BFL में। तो यहाँ पे कैपिटल गेन के शेड्यूल में टेबल F में एंट्री करनी है। आप देख सकते हैं हमारा शेड्यूल BFL भी कंफर्म हो चुका है। तो हम जो कैपिटल गेन का शेड्यूल है वो ओपन करेंगे और यहाँ पे जो अक्रू हुआ है हमारा कैपिटल गेन वो किस डेट को हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं E यानी कि सेटअप ऑफ करंट ईयर कैपिटल लॉस विद कैपिटल गेन का शेड्यूल जो है यहाँ पे ये आप इनकम यहाँ पे देख पाएंगे। और यहाँ पे आप नीचे से जो स्क्रॉल करके लास्ट में चले जाइए और जो इनकम आ रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल एंड रिसीट ऑफ कैपिटल गेन के बारे में यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऐड डिटेल करनी है। तो यहाँ पे हमारे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो 10% के हिसाब से टैक्सेबल है जो ब्रॉडफोर्ड बिजनेस लॉस में आ रही है एंट्री 3 सब पॉइंट नंबर 7 के अंतर्गत।
तो वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। जो हमारा नेट कैपिटल गेन आया है, यहाँ पे आप ब्रेकअप देंगे कि किस क्वार्टर में आपको वो कैपिटल गेन हुआ है। इसी प्रकार जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसकी आपको ब्रेकअप यहाँ पे देना है। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आइटम नंबर 3 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत आ रहा है अबाउट फॉर बिजनेस लॉस में, यानी कि जो हमारा सेक्शन 111A के अंतर्गत नेट गेन आया है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ जो हमारा वैल्यू थी लॉस की, ब्रॉड फॉर लॉस की, वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। मैच करनी चाहिए आपकी वैल्यू, अदरवाइज यहाँ पे आपको एरर आ जाएगी। उसके बाद कंफर्म करना है। इस प्रकार दोस्तों कैपिटल गेन का शेड्यूल भी हमारा फिल हो गया है। इसके बाद आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का शेड्यूल फिल करना है, जैसे कि आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इनकम है, FDR इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है। तो यहाँ शेड्यूल OS यानी कि अदर सोर्सेज प्रेस करेंगे और यहाँ पे सबसे ऊपर है ग्रॉस इनकम चार्जेबल एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट। तो यहाँ पे आप ऐड डिटेल पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप नेचर ऑफ इनकम सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि हमारी डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम अदर देन 2 यानी कि जो डीम्ड डिविडेंड है इसको छोड़ के जो आपकी डिविडेंड इनकम है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट इनकम का जो सोर्स है वो आप ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारी जो इंटरेस्ट इनकम है, जैसे कि सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम है या FDR के डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम है, तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे कि पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट इनकम है या फिर आपके इनकम टैक्स का रिफंड है यहाँ पे, तो वो सभी इनकम आप यहाँ पे अदर सोर्सेज में एंटर कर सकते हैं। इनकम टैक्स के रिफंड पे जो इंटरेस्ट इनकम आपको मिली वो आपने एंटर कर दी है, तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे ये इनकम आ जाएगी, यहाँ पे कंफर्म करेंगे आप। तो इस प्रकार आपका जो शेड्यूल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का वो भी कंफर्म हो गया है। तो दोस्तों उसके बाद अब आपको डिडक्शन एंटर करनी है, तो आप शेड्यूल 6A जो है वो फिल करेंगे। तो यहाँ पे इस पर एंट्री करेंगे, तो यहाँ पार्ट B पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड अनदर पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आप किस सेक्शन के अंतर्गत, जैसे कि हम सेक्शन 80C के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, हमने इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख मान लीजिए 80,000 की है PPF में या सुकन्या समृद्धि स्कीम में, या फिर जो 80C के अंतर्गत एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है, तो आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है, तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ गया है मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट। यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे। दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि हमें मेडिक्लेम की डिडक्शन जो एंट्री करनी है सेक्शन 80D के अंतर्गत, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ रही है लिस्ट में, तो उसके लिए आपको पहले शेड्यूल पे पीछे जो है वो एंटर करना है। तो आप यहाँ पे बैक टू शेड्यूल पे जाएंगे। उसके बाद आप नीचे ऐड मोर शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डिडक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो शेड्यूल है, जैसे कि डोनेशन का शेड्यूल अगर आप फिल करना चाहते हो तो 80G, यहाँ पे हम मेडिक्लेम का 80D जो शेड्यूल वो एंट्री करना चाहते हैं, तो इसे आप टिक कर लेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों शेड्यूल D जो है 80D के अंतर्गत, तो यहाँ पे ओपन हो गया है। तो आप यहाँ प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप ऐड डिटेल्स करेंगे और यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या जो फैमिली मेम्बर है उसमें कोई सीनियर सिटीजन है या फिर नहीं, और अकॉर्डिंगली जो मेडिक्लेम की डिडक्शन है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है, तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे। यदि कोई सीनियर सिटीजन मेंबर है आपका जो पेरेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप ऐड करेंगे। दोस्तों हमने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट एंटर किया था, तो उसकी डिडक्शन भी मिलती है। यहाँ पे शेड्यूल 6A का जो है शेड्यूल, इस पर ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे पार्ट C CA CD पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमने वो यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे एलिजिबल अमाउंट है 10,000 रुपीज़ तक का होता है। यदि आपका इससे कम का इंटरेस्ट है सेविंग बैंक का, तो उस अमाउंट तक ही ये एलिजिबल अमाउंट यहाँ पे आता है। तो अकॉर्डिंगली आपने जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक में इंटरेस्ट डाला है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे आप नीचे जाके सेव कर देंगे और इसे कंफर्म करेंगे। दोस्तों उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे टोटल इनकम पार्ट B के शेड्यूल को चेक करना है। आपको अपनी इनकम को अब चेक कर लेना है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो यहाँ पे सैलरी से इनकम आ गई है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ गई है, कैपिटल गेन की इनकम है। यहाँ पे शो डिटेल करके आप डिटेल ये जो है वो शो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपकी अदर सोर्सेज से इनकम आ गई, ये भी शो डिटेल कर सकते हैं। तो टोटल इनकम आपकी सभी हेड से आ गई है। इसके बाद आपका जो ब्रॉड फॉर लॉस है वो यहाँ पे सेटअप हो जाएगा, तो ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों जो स्पेशल रेट की इनकम है, जिस पे कि स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, वो यहाँ पे आ जाएगी।
यहाँ पे आप डिडक्शन देख सकते हैं जो कि हमने क्लेम की है, जैसे कि ATC के अंतर्गत मेडिक्लेम, ATTTA। तो यहाँ पे टोटल इनकम आपकी आ गई है। दोस्तों इस इनकम में से जो स्पेशल रेट की इनकम है उसके लिए यहाँ पे व्यू शेड्यूल स्पेशल इनकम आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उस पर सेपरेट टैक्स रेट है। तो यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हुआ था उस पर जो है 15% ही टैक्स लगेगा जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो सेट ऑफ करने के बाद, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था शेयर पे उस पर 10% टैक्स रेट है। तो अकॉर्डिंगली आप इस शेड्यूल में नीचे जाएंगे और यहाँ पे कंफर्म प्रेस कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार टोटल इनकम में से स्पेशल रेट की इनकम लेस होने के बाद जो नॉर्मल इनकम आएगी उसके ऊपर नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा। तो आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। दोस्तों उसके बाद आप टैक्स पेड की जो टैब है वो क्लिक करेंगे ताकि आपने जो एडवांस टैक्स पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या TDS जो है वो आप देख पाएँ। तो यहाँ पे टैक्स पेड पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो TDS टैक्स की डिटेल है यहाँ पे आप एरो प्रेस करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं डिटेल को। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेल आ गई है इनकम टैक्स की वेबसाइट से। दोस्तों यदि आपका कोई टैक्स पेबल बनेगा इस रिटर्न में तो यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स की टैब पे क्लिक करके आप जब उसे पे कर देंगे तो यहाँ पे आपको उसकी एंट्री करनी है, जैसे कि BSR कोड, चालान नंबर एक्स्ट्रा, और उसके बाद आप कंफर्म करेंगे। दोस्तों उसके बाद आपको TTI यानी कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम की टैब पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपका जो टैक्स है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया है, सिस्टम के द्वारा कैलकुलेट कर दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि कोई इंटरेस्ट पेबल होगा तो वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑलरेडी टैक्स ज़्यादा पे किया हुआ था TDS एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट का जो रिफंड आ रहा है। यदि आपके यहाँ पे टैक्स पेबल आएगा तो यहाँ पे नीचे आपको लिंक आएगा उसको पे करने के लिए, तो आप उस पर क्लिक करके टैक्स को पे कर दीजिए। फिर आप टैक्स पेड की टैब में जाइएगा और वहाँ पे जाके आप जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने अभी पे किया है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। तो उसके बाद ही आप ये रिटर्न फाइल करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको प्रीव्यू रिटर्न पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक बॉक्स पे प्रेस करना है। ये डिक्लेरेशन है जो कि आप दे रहे हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे प्ले जो है वो एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे प्रेस करना है। तो इस प्रकार से जो रिटर्न को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो डिफरेंट शेड्यूल है वो आप चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो PDF है वो तैयार हो गया है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे प्रेस करेंगे। दोस्तों यदि आपके रिटर्न में एरर है तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जैसे कि आपने डिविडेंड इनकम तो एंटर की है लेकिन उसका ब्रेकअप क्वार्टरली एंटर नहीं किया है। इसी प्रकार यहाँ पे जो हेड ऑफ इनकम है वो सिलेक्ट नहीं किया है, तो आपको इस एरर के ऊपर प्रेस करना है। तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों ये डिविडेंड इनकम हमने यहाँ पे एंटर कर दी थी लेकिन इसका जो क्वार्टरली ब्रेकअप है वो एंटर नहीं किया था। तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखिए ये 10th जो पॉइंट है इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल एंड रिसीट ऑफ अदर इनकम। तो ये जो डिविडेंड इनकम आपको यहाँ पे हुई थी इसका आपको बाइफिकेशन देना है कि किस डेट को हुई थी, अप टू 15 जून कितनी हुई है, 16 टू 15 सितंबर कितनी हुई है। तो हमें जो डिविडेंड इनकम हुई है इस डेट में 16 सितंबर से 15 दिसंबर के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंगली आप जो है यहाँ पे एंट्री कर लीजिए और यहाँ पे कंफर्म कीजिए। तो यहाँ पे हमारी एक एरर रह गई है, हेड ऑफ इनकम सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो TDS है वो कटा हुआ था लेकिन ये हमने किस हेड के अंतर्गत ऑफर किया हेड ऑफ इनकम वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अकॉर्डिंगली आपने किस हेड के अंतर्गत ये इनकम दिखाई है वो यहाँ पे चूज़ कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे सेव कीजिए। तो जब आपकी सभी एरर रिमूव हो जाएंगी यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या आप ITR को अभी वेरीफाई करेंगे, आप आधार OTP या फिर प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट या प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट से वेरीफाई कर सकते हैं। आप बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं, जिस केस में कि आपके पास 30 दिन का टाइम होता है जब आप रिटर्न को फाइल कर देते हैं इसको वेरीफाई करने का। यदि आप 30 दिन के बाद वेरीफाई करेंगे तो ये माना जाएगा कि जिस दिन आप वेरीफाई कर रहे हैं उसी दिन आपने रिटर्न फाइल की है, तो लेट फीस और इंटरेस्ट आपको लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। इसलिए आप विदिन 30 डेज जो है रिटर्न को फाइल करने के वेरीफाई कर दीजिए। आप एक्नॉलेजमेंट को साइन करके बेंगलोर भी भेज सकते हैं यदि आप इन मोड से नहीं वेरीफाई कर पा रहे हैं, जैसे कि आधार से, बैंक से, डीमेट से। तो यहाँ पे वेरीफाई बाय ITR 5 जो आप ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू करके फाइल कर सकते हैं। दोस्तों या बाद में E-वेरीफाई करना चाहते हैं तो E-फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके E-वेरीफाई रिटर्न पे प्रेस करके बाद में भी E-वेरीफाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों आपको रिटर्न को फाइल करने से पहले अपना 26AS जो है वो चेक कर लेना है। इसके अलावा सब्सिडी टाइम में जाके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी चेक कर लेनी है, उसके बाद ही ITR को फाइल करना है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सब्बीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।